मैं ये कह रहा था कि आज का टॉपिक हमारा पैराट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, कोई भी इंग्लिश का टर्म जिसका प्रीफिक्स पैरा लग जाता है ना, उसका बेसिक मतलब होता है इन द विसिनिटी ऑफ, यानी उसके आसपास। जैसे बोलते हो पैरावर्टिब्रल, पैरावर्टिब्रल जब बोलते हैं आप तो इसका मतलब होता है वर्टिब्रा के आसपास। तो ये जो डिजीज है इसकी स्टोरी ट्यूबरकुलोसिस के आसपास ही है, इसीलिए इसको हम लोग इसको बोलते हैं। म्यूट करो, गाना तुम्हारा बज रहा है। बंद करो। हेलो। यस हाँ सर, जारी रखा हाँ जाए। सर। जी, तो मैं कह रहा था कि इसकी जो स्टोरी है ट्यूबरकुलोसिस, पैराट्यूबरकुलोसिस की, वो अराउंड द ट्यूबरकुलोसिस ही है, इसीलिए इसको टर्म लोग देते हैं पैराट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जैसा कहानी ट्यूबरकुलोसिस का है कुछ कुछ वैसे ही है, इसीलिए टर्म पैराट्यूबरकुलोसिस दिया गया है। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात करूं आपसे, तो ईयर 1894 में इन जर्मनी हर्मिज नाम के एक थे वेटनरी प्रैक्टिशनर। वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इस केस को सबमिट किया था पैथोलॉजिस्ट को। तो ये जो पैथोलॉजिस्ट थे वो बेसिकली थे जॉनी एंड फ्रोटिंगम। इन्होंने उसके बाद जो वर्क किया उसमें, और फाइनली वहां से शुरू हुआ आपका ये आइडिया होना कि एक बीमारी कैटल्स में होता भी है जिसको हम लोग पैराट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, और इन्हीं के नाम पे इनको जॉनिस डिजीज भी बोलते हैं। तो जॉनी डिजीज बेसिकली जो नोमेनक्लेचर है वो इस साइंटिस्ट के ऊपर है, जॉनी। कुछ लोग जॉन्स डिजीज भी बोलते हैं, लेकिन ये होना चाहिए बेसिकली जॉनिस डिजीज। ठीक है, हाँ, तो हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन में। तो एक छोटा सा डेफिनेशन लेंगे जिससे इसके बहुत सारे स्टोरी आपको उस डेफिनेशन से ही पता हो जाएगा। तो आप देखिए डेफिनेशन क्या है। इट इज कंटेजियस एंड क्रोनिक ग्रेनुलोमेटिस इंट्राइटिस ऑफ रुमिनेंट्स caused by bacteria Mycobacterium avium subspecies Paratuberculosis and characterized by chronic diarrhea and progressive weakness। तो आप इसमें देख रहे हैं कंटेजियस है, ग्रेनुलोमेटस कंडीशन है, इसमें भी डायरिया होता है, प्लस इसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस होता है। जैसा आपने टीवी में देखा था, वो धीरे धीरे इमेसिएशन होता चला जाता है, बॉडी कैकेक्सिया होता चला जाता है, फाइनली मर जाता है। कुछ कुछ वैसा ही है इसका कंडीशन। इससे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बैक्टीरिया है जिसको लिख रहे हो माइकोबैक्टीरियम एवियम सब स्पीसीज पैराट्यूबरकुलोसिस, एक्चुअली पहले इसको लोग बड़ा सिंपल बोलते थे माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस, बहुत सिंपल नाम था इसका, माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस। लेकिन विथ टाइम हमने ये देखा कि ये जो बैक्टीरिया है वो जीनोटिपिकली अबाउट 99% सिमिलर है माइकोबैक्टीरियम एवियम से, यानी वो स्पीसीज जो बर्ड्स में टीबी काउज करता है। वहीं से ये इसका टर्मिनोलॉजी चेंज हुआ बैक्टीरिया का, हम लोग इसको बोलने लगे माइकोबैक्टीरियम एवियम सब स्पीसीज पैराट्यूबरकुलोसिस। शॉर्ट में इसको हम लोग एमएपी करके बुलाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड, बढ़ नहीं रहा है। हाँ ठीक है, तो मैं आपसे बता रहा था कि 99% ये जेनेटिकली सिमिलर है विथ माइकोबैक्टीरियम एवियम। और दूसरी पॉइंट जो आप इसको नोट कर लो, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो एक्ट करता है वायरस की तरह। कहने का मतलब है कि ये तब तक डिवीजन नहीं होता उसमें जब तक ये आउटसाइड सेल या आउटसाइड बॉडी रहता है। बॉडी के बाहर जब पास्चर में पड़ा रहता है तो वहां पे इसका कोई डिवीजन नहीं होता, उसका कोई मल्टीप्लिकेशन बहुत रेयर ही है। जब भी उसका डिवीजन होगा, रेप्लिकेशन होगा, तो हमेशा शरीर के अंदर ही होंगे। और साथ साथ ये बैक्टीरिया ऐसा है जो हाईली रेसिस्टेंट है। तो अगर किसी इन्फेक्टेड कैरियर एनिमल्स ने पास्चर में फीकल मटेरियल के थ्रू बैक्टीरिया को छोड़ा है, तो हाईली रेसिस्टेंट होने की वजह से ईयर टू ईयर वैसे ही परसिस्ट करता रहता है पास्चर में, साल 2 साल वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये हाईली रेसिस्टेंट है और वहीं से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। रिगार्डिंग होस्ट रेंज, ये किसको किसको बीमार कर सकता है, तो इसका होस्ट रेंज बहुत ब्रॉड है। बेसिकली जो हम लोग चर्चा करते हैं डोमेस्टिक रोमिनेंट्स का है, जैसे कैटल, शीप, गोट वगैरह की बातें करते हो आप, लेकिन इसका होस्ट रेंज बहुत है। ये वाइल्ड एनिमल्स को भी करते हैं, इवन हॉर्सेस को भी करते हैं, डियर को करते हैं, कैमल्स को करते हैं, मंकीज को करते हैं। तो इनका रेंज बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा बेसिक कंसर्न होता है डोमेस्टिक रोमिनेंट से, कैटल, शीप, गोट वगैरह से। और चूंकि वाइल्ड एनिमल्स में भी है,
डोमेस्टिक रोमिनेंट्स में भी है, ये बैक्टीरिया वैसे एक दूसरे में ड्वेलिंग करते रहते हैं। ज्यादातर ये डोमेस्टिक रोमिनेंट्स से वाइल्ड एनिमल्स को मिलते हैं, और कम ही ऐसा होता है जो वाइल्ड एनिमल्स से डोमेस्टिक रोमिनेंट्स की तरफ आते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया इन दोनों के बीच में ड्वेलिंग करता रहता है अपने लाइफ साइकिल। रिगार्डिंग ट्रांसमिशन, इस बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन कैसा है, तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि जो एक्सक्रीशन है बैक्टीरिया का एक्सक्रीशन बाय ये इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो कैरियर्स है, जो इन्फेक्टेड है, जो सेडर्स है बैक्टीरिया का, वो इस तरह से कर सकते हैं, थ्रू फीकल मटेरियल, थ्रू कोलोस्ट्रम एंड मिल्क, इवन बाय सीमेन एंड द रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज, जैसे कि वेजाइनल डिस्चार्ज है, उन चीजों से भी ये निकलता रहता है। बैक्टीरिया निकलते रहते हैं, पास्चर में जाते रहते हैं, कोलोस्ट्रम में आएगा, मिल्क में आएगा, उसको जो काफ है उसको सक करेगा, उसमें चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रांसमिशन रूट है वो फीकल मटेरियल, यानी फीको ओरल रूट मेन है ट्रांसमिशन। फीकल मटेरियल कंटेमिनेट कर देता है इवन आप टिट्स को, मेमोरी ग्लैंड्स के टिट्स को, जो जानवर उठता है बैठता है तो उसके टिट्स से भी फीकल मटेरियल लग जाते हैं, और जब काफ सकलिंग करने जाता है तो फीकल मटेरियल के थ्रू भी चला जाता है। इवन कोलेस्ट्रॉल में सेक्रेट होता है, मिल्क में भी होता है, लेकिन ये भी एक तरीका है। जहां जहां फीकल मटेरियल जो कंटामिनेटेड है वो जहां जहां पे होगा वो सोर्स ऑफ एक इन्फेक्शन हो जाएगा। और एक चीज और है कि यह जब भी घुसता है बॉडी के अंदर बहुत अर्ली एज में घुसता है। जैसे कैटल है तो देखोगे काफ में अबाउट 30 डेज के अंदर ही बॉडी के अंदर चला जाता है, मगर उसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, 2 से 6 साल के बाद उसमें सिम्टम आना शुरू होता है। तो बॉडी के अंदर गया है अराउंड 30 डेज, बर्थ का 30 दिन के अंदर वो चला जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ काफ, लेकिन सिम्टम आने में, खुद को एक्सप्रेस करने में उसको सालों लग जाते हैं, इवन 6 ईयर एटलीस्ट। तो इन नेक्स्ट स्लाइड बढ़ नहीं रहा है, हाँ, तो इन नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं कि इसकी जो रूट ऑफ एंट्री है ये बॉडी के इनसाइड कैसे जाएगा। तो बेसिक रूट है इंजेक्शन, जो मैं कह रहा था आपको फीकल ओरल रूट है, कंटेमिनेटेड फीकल मटेरियल थ्रू ओरल यानी थ्रू इंजेक्शन रूट बॉडी के इनसाइड चला जाता है काफ का। मगर एक संभावना और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री नेटल रूट, यानी यूट्रस के अंदर इन यूट्रो भी इफेक्ट हो सकता है। डेवलपिंग फीटस particularly in the later stage of gestation can also get this disease inside the uterus। तो ये पॉसिबिलिटी भी माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस के साथ है। मेन रूट है इंजेक्शन, मगर इन विट्रो भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो मैं जैसा कह रहा था कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका बहुत लंबा है, मंथ टू ईयर। मंथ यहाँ पे 1-2 महीना नहीं है, ये 24 मंथ का समझो आप, 24 मंथ, इवन 6 इयर्स, तो बहुत लंबा इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि जो काफ्स होते हैं वो इन्फेक्शन पिक करते हैं बहुत अर्ली स्टेज पे, विद इन 30 डेज ऑफ देयर लाइफ, लेकिन क्लिनिकल साइंस 2 साल के बाद ही आता है, और खासकर ये देखा गया है आफ्टर काविंग आता है। तो एज के साथ साथ काविंग का भी कोरिलेशन है इसके सिम्टम आने में। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि आफ्टर काविंग सिम्टम्स क्लिनिकल साइंस आने शुरू हो जाते हैं। नाउ वी विल डील विद पैथोजेनेसिस। तो ये मेजर हिस्सा है, पैथोजेनेसिस को समझना होगा। उधर की चीजें तो आप रट भी सकते हो, कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन ये पैथोजेनेसिस को आप ठीक से समझ लीजिए। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है आपका, इस स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि पूरी जो लाइफ साइकिल है एक इन्फेक्टेड कैटल का, उसको 3 स्टेज में आप बांट के पढ़ सकते हैं। एक पहला होता है सब क्लिनिकल नॉन सेडर्स, यानी इन्फेक्शन उसके अंदर चला गया है, सिम्टम नहीं आ रहे हैं, मगर वो बैक्टीरिया को अपने फीकल मटेरियल से सेडिंग भी नहीं कर रहा है, बैक्टीरिया उसके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो रहे। उसके बाद एक स्टेज आता है जहां अभी भी सिम्टम नहीं आए हैं, लेकिन उसका बैक्टीरिया उसके फीकल मटेरियल से निकलना शुरू हो जाता है, फीकल मटेरियल से सेडिंग शुरू हो जाते हैं बैक्टीरिया का, और ये बहुत होता है। फीकल मटेरियल में जो अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा होता है। और थर्ड और लास्ट ये है कि अब सिम्टम भी आना शुरू हो जाएगा और वो हाईली सेडिंग शुरू कर देंगे एमएपी का, यानी कि माइकोबैक्टीरियम एवियम पैराट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का। तो सब क्लिनिकल में नॉन सेडर हो सकते हैं, सब क्लिनिकल में अगला स्टेज में शेडिंग शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया का, और फाइनली क्लिनिकल सिम्टम आना शुरू हो जाता है, और फिर भी शेडिंग होता रहता है बैसिलाई का। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, इसके जो राइटिंग वाला पोर्शन है बहुत क्लियर आपको नहीं होगा, लेकिन फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं।
मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो एनिमल है, आप देख पा रहे हैं? हेलो हेलो। Yes, और इसके बगल में साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा हाँ थोड़ा सा जूम ब्लर्ड कर है, दो। ये यस सर, ब्लर्ड है। आप अपना स्क्रीन हल्का ब्लर है सर। हाँ हाँ थोड़ा ब्लर्ड है। स्टूडेंट अपना स्क्रीन जूम कर सकते हैं इसमें। स्टूडेंट्स अपना स्क्रीन जूम करके देखिए। हाँ सर, कैरी ऑन, बहुत हाँ बढ़िया देखिए सर। ये जो हाँ। एक एनिमल है और इसके बगल में जो एक एनिमल है, उन दोनों में आप थोड़ा सा बारीकी से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट हेल्दी है। ये मतलब सूखा हुआ नहीं है, एमेसिएटेड नहीं है, कमजोर नहीं दिख रहा है, वीक नहीं दिख रहा है, ये ठीक ही ठीक दिख रहा है, नॉर्मल हेल्दी दिख रहा है। और इस इधर आप देखिए ये कैकेक्टिक हो गया, एमेसिएटेड हो गया, इसके रिब्स आप गिन सकते हैं, बहुत कमजोर हो गया, दुबला पतला हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि एक स्टेज होता है सब क्लिनिकल नन सेडर, फिर सब क्लिनिकल सेडर, फिर होता है क्लिनिकल सेडर। तो जब एनिमल्स में सिम्टम बहुत ज्यादा आना शुरू नहीं हुआ है तब भी वो शेडिंग कर रहा है। यहाँ पे बैक्टीरिया को देखो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम है, ये जो रेड वाले हैं वो एमएपी बैक्टीरिया हैं, तो इसके जो फिकल मटेरियल से निकल रहा है थोड़े हैं, लेकिन जब सिम्टम आना शुरू हो जाता है तब देखिए कितना ज्यादा बैक्टीरिया इसके फिकल मटेरियल से एक्सक्रीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत बढ़ जाते हैं जब सिम्टम आना शुरू हो जाता है। और ये फीकल मटेरियल जब ग्राउंड में आया, पास्चर में आया, तो उस पास्चर को कंटेमिनेट कर दिया विद बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये काफ है, काफ है, वो जब मिल्क सकलिंग करे या घास खाए उस स्टेज में ओरल सकलिंग के, ओरल इन्फेक्शन के थ्रू इसके बॉडी के अंदर चला गया बैक्टीरिया, ये रेड वाला हिस्सा इसके इंटेस्टाइन में चला गया। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत लाइट है फोटोग्राफी, मैं इसको और थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा आपको। ये जो डायग्राम है एक्चुअली इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को कैसे क्रॉस करके बैक्टीरिया देखिए अंदर जा रहा है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स है, इसके सेल्स से क्रॉस करके अंदर जा रहा है। इसके अंदर जाने में एक सेल का इंपॉर्टेंस, इसको बोलते हैं एम सेल्स, वो आपको दिख नहीं रहा होगा बहुत क्लियर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एम सेल्स। तो ये एम सेल्स के मदद से बैक्टीरिया चले गए इंटेस्टाइनल एपिथेलियल को क्रॉस करके म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर चले गए, सब म्यूकोसा तक चले गए। वहां पर आप देखो ये मैक्रोफेजेस है, एम सेल्स बैक्टीरिया को लेके आता है, मैक्रोफेज उसको पहचानता है, और मैक्रोफेज का काम है फाइगोसाइटोसिस। देखो मैक्रोफेज जब हम लोग बोलते हैं ना, पिछले क्लास में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी आपको, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। मैक्रोफेज बोलते हैं तो उसका मतलब दो होता है, एक होता है एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, एक होता है नॉन एक्टिवेटेड या अनएक्टिवेटेड मैक्रोफेज। ये जो मैक्रोफेज है अभी ये अनएक्टिवेटेड मैक्रोफेज है, इसके पास जो क्षमता है अगेंस्ट एनी पैथोजन और सिर्फ फाइगोसाइटोसिस है। तो ये अभी क्या करेगा, उसको फाइगोसाइटोज करेगा, बैक्टीरिया को अपने अंदर लाने का कोशिश किया, अब उसको चाह रहा है उसको मैं किल करूं, फाइगोसाइटोसिस करूं, लाइसोसोम्स के साथ उसका फ्यूजन करूं, उसको डिग्रेड करूं। लेकिन मैंने जैसा आपको टीबी वाले में ही बताया था कि ये क्षमता नहीं रह जाता है मैक्रोफेज के पास, क्योंकि ये बैक्टीरिया के पास हाई लिपिड लेयर होने की वजह से, लिपिड लेयर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये फ्यूज नहीं हो सकता है लाइसोसोम्स के साथ, तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा तो फाइनली मैक्रोफेज किल हो जाएंगे, मैक्रोफेज के अंदर उसका डिवीजन होगा, मैक्रोफेज समय के साथ मर जाएंगे, अब बैक्टीरिया रिलीज हो जाएगा। मगर जब बॉडी ये देख लेता है, मैक्रोफेज को ये समझ में आने लगता है कि मैं जब फाइगोसाइटोज कर रहा हूँ, इसको खा रहा हूँ, तो ये उल्टा मुझे ही यूज कर ले रहा है। चूंकि बॉडी के सेल के अंदर चला गया तो बॉडी का जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो भी नहीं हो पा रहा है, उसके एंटीजेंस एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, वो इनसाइड मैक्रोफेज चला गया। तो कुल मिलाकर बैक्टीरिया को और बेनिफिट हो गया मैक्रोफेज की वजह से, उसके साइटोप्लाज्म में जाता है, वहीं डिवाइड करता है, मैक्रोफेज को किल करता है, सर्कुलेशन में आता है, इससे पहले कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हो फिर किसी मैक्रोफेज में घुस जाता है, फिर वहां पर डिवाइड करता है, मैक्रोफेज को किल करने लगता है। तब क्या होता है, मैक्रोफेज यहाँ से फिर मांगेगा, मदद मांगेगा टी लिम्फोसाइट से। उसको ये समझ में आ गया कि मैं इससे हार रहा हूं, तो अपना दूसरा वाला काम शुरू करता है, वो मदद मांगता है टी लिम्फोसाइट से। कैसे मदद मांगता है? बाय हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन। करेगा इंटरल्यूकिन जिसको रीड करता है टी लिम्फोसाइट और चल के आएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे आ जाता है टी लिम्फोसाइट्स तो ये रिलीज करते हैं गामा इंटरफेरॉन्स। जब गामा इंटरफेरॉन्स के संपर्क में मैक्रोफेजेज आ जाएंगे तब इनका किलिंग क्षमता बहुत बढ़ जाता है। वो मैं लास्ट टाइम में जो आपको कहना चाह रहा था, अब ये फाइगोसाइटोसिस वाला जो इनका क्षमता है वो बड़ा छोटा हो गया इसके लिए। अब जो इसके पास क्षमता आ गया वो एकदम शक्तिमान हो गया मैक्रोफेज। इसके पास रेस्पिरेटरी बर्स्ट का क्षमता आ गया, ये प्रोड्यूस करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये प्रोड्यूस कर सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड,
इसका बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी काफी बढ़ जाता है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि बैक्टीरिया को मार भी सकता है। ये बैक्टीरिया को मार भी सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना बढ़िया है। और जब मार भी सकता है तो फिर क्या होता है कि बैक्टीरिया बाहर आने लगता है। जो बैक्टीरिया बाहर आए हैं उसमें क्या होता है कि आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी भी जाग जाता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी जागेगा तो एंटीबॉडी, आप यहाँ पे देखिए ये प्लाज्मा सेल्स हैं, ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी। और यहाँ पे आपने देखा कि टी सेल्स का भी काम है, यानी बी सेल्स और टी सेल्स अब दोनों इसके अगेंस्ट में काम करने लगे। अब इसके बाद क्या होगा वो डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम पे और कितना इनोकुलम था, बैक्टीरिया अभी तक कितना ज्यादा बढ़ गया था। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैक्रोफेज का बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है विद द हेल्प ऑफ टी सेल, यानी टी हेल्पर सेल्स बेसिकली। यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स के साथ साथ टी साइटोटॉक्सिक सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो कोई मुझसे पिछले बार पूछ रहा था MHC2 मॉलिक्यूल से रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊं कि जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो MHC2 मॉलिक्यूल को पहचानते हैं, लेकिन टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होते हैं वो MHC1 को ही पहचानता है। और MHC1 हर मैक्रोफेज में होता है, जिसके अंदर टीबी बेसिलाई हो नहीं हो, नॉर्मल मैक्रोफेज है उसके ऊपर भी एक्सप्रेस होता है MHC1। तो जब टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ऐसे मैक्रोफेज को भी किल करने लगेंगे जिसके अंदर बेसिलाई नहीं है, और ऐसे माइक्रोफेज को भी किल करेंगे जिसके अंदर बेसिलाई है। यानी कुल मिला के वहां बहुत ज्यादा रन क्षेत्र की तरह हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कि जो ग्लोमेटस कंडीशन होता है वहां पे कैजिएशन जैसा मास शुरू हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पे। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि अंडर द इफेक्ट ऑफ गामा इंटरफेरॉन इसकी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है और फाइनली कन्वर्ट भी हो जाते हैं एपिथेलियल सेल्स में। ये फ्यूज के होके जायंट सेल्स ही बना देते हैं। और इसके आगे का जो स्थिति होगा वो सब डिपेंड करता है आपका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है तो आप बैक्टीरिया को मार के भगा देंगे, आपका हीलिंग हो जाएगा, बैक्टीरिया लैटेंट फेज में चला जाएगा, एनिमल में सिम्टम आने बंद हो जाएंगे। अगर वैसा नहीं होगा तो उसके अंदर सर्वाइव करेगा, ग्लोमेटस कंडीशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फाइनली फिर यही होगा कि नॉर्मल हेल्दी जो दिख रहा था एनिमल वो धीरे धीरे कैकेक्टिक होता चला जाएगा, उससे बैक्टीरिया का सेडिंग होता ही चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए आप, ये थोड़ा सा डिटेल है। एपिथेलियम से जो बैक्टीरिया इनसाइड जाता है उसको आप समझने की कोशिश करो। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये इंटेस्टाइन के ल्यूमेन है, ल्यूमेन वाला पार्ट है। इंटेस्टाइन का ल्यूमेन वाला पार्ट है, ये उसका म्यूकोसा वाला हिस्सा है। तो म्यूकोसा में एपिथेलियल सेल्स होंगे, तो ये एक एपिथेलियल सेल्स है, ये एक एपिथेलियल सेल्स है और ये एक एपिथेलियल सेल्स है। इस डायग्राम में 1 2 3 एपिथेलियल सेल्स दिख रहे हैं, लेकिन ये चौथा वाला है, ये वाला, ये एम सेल्स है। और एम सेल्स नॉर्मल प्रेजेंस है, ये एनिमल्स के अंदर होते हैं और इसका होना अच्छा है। ये इसका काम बेसिकली बॉडी में ये होता है कि जब एक जानवर जन्म लेता है और धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, उस दौरान उसके इंटेस्टाइन में बहुत सारे पैथोजेंस जाते हैं। तो एम सेल्स बेसिकली इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पाया जाता है, इलियम वाले हिस्से में। तो वहां पे क्या होता है, ये एम सेल्स उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजेंस को पहचानता है, उसको पकड़ के अंदर की तरफ लाता है। और अब जानते हैं कि पेयर्स पैचेज होते हैं सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस पेयर्स पैचेज में बहुत सारे मैक्रोफेजेज होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो एम सेल्स पकड़ के लाता है फाइनली उसको पेयर्स पैचेज के पास, जहाँ पे मैक्रोफेजेज होता है, और उसको बोलता है देखिए कुछ ऐसा चीज आया है जिसको हमें नहीं चाहिए, इसको मार के भगाइए, और उसको मैक्रोफेजेज मारते हैं। तो यहाँ पे फिर वही काम करेगा। जैसे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में ये ब्लू वाला जो है ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जैसे आ गया, देखो आप एम सेल्स के साथ अटैच हो गया, ये गैप सेल से भी घुसने की कोशिश कर रहा है बैक्टीरिया, लेकिन इसके लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ एपिथेलियल सेल से क्रॉस कर जाते हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट में कुछ क्रॉस कर जाते हैं विथ एपिथेलियल सेल्स, लेकिन मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है वो बाइंड होता है एम सेल्स के सरफेस पे, और वहां से एंडोसाइटोज होता है, और फिर देखो इसको ला के रिलीज कर दिया, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे डेंड्राइटिक सेल्स है या मैक्रोफेजेज है, इसके जाकर उसको प्रेजेंट कर दिया कि लीजिए मैं बैक्टीरिया लेके आया। और उसके बाद फिर मैक्रोफेजेज में क्या होता है मैंने आपको बताया कि उसको इनगल्फ करेगा, उसको खाने की कोशिश करेगा, फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी भी जागृत होगा, फिर आपका सेलुलर इम्यूनिटी भी जागृत होगा। तो यहाँ पे दोनों का ही रोल है, इवन टाइप 1 का भी रोल है, टाइप 3 का भी रोल है, टाइप 4 का भी रोल है। तो इसमें हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा वर्ड्स में आपको समझाऊं। बैक्टीरिया जब घुसता है बॉडी के अंदर तो उसका टारगेट साइट क्या होता है, इलियम, यानी टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पीछे वाला हिस्से। आप ये भी जानते हैं कि सब म्यूकोसा ऑफ इलियम में होता है पेयर्स पैचेज,
पेयर्स पैचेज के ऊपर में सेल होता है जिसको बोलते हैं एम सेल्स, जो भी आप देख रहे थे। अब मैंने आपको ये भी बताया कि जो एम सेल्स का बेसिक काम क्या होता है कि बैक्टीरिया को पास करके पेयर्स पैच तक ले जाना, उसको एजुकेट करना, बॉडी को एजुकेट करता है, बेसिक काम वही है उसका। कि मैक्रोफेज के अंदर जाके भी सरवाइव कर जाता है और इवन मैक्रोफेज को ही किल कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि बॉडी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा डिमांड करने लगता है मैक्रोफेजेस का और लिम्फोसाइट्स का, तो वहां पे बहुत ज्यादा मैक्रोफेज आने लगेंगे, बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट्स आने लगेगा, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा एक्युमुलेशन ऑफ दीज इन्फ्लेमेटरी सेल्स होने लगेंगे उस साइट पे, टर्मिनल पार्ट ऑफ इपीथेलियम में। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स रिलीज करते हैं साइटोकिन्स, जैसे मैंने आपको बताया गामा इंटरफ्रोन्स रिलीज करता है, जो बैक्टीरियल पावर बढ़ा, बैक्टीरियोसाइडल पावर बढ़ा देता है मैक्रोफेज के, मैक्रोफेज को एपिथेलियोसाइट में कन्वर्ट कर देता है, वो सारा मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ये मैक्रोफेज फ्यूज होकर जायंट सेल्स ही बनाते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स बनाते हैं, तो कुल मिला के ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कंडीशन शुरू हो जाएगा। इतने सारे जो मिलियंस ऑफ लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज जमा हो रहे हैं वहां पे, तो कुल मिला के अब क्या होगा कि इंटेस्टाइन के उस पार्ट में आपको थिकनिंग दिखने लगेगा और बिल्कुल एरिया थिक हो जाता है नेकेड आई से। अब माइक्रोस्कोपिक थिकनिंग नहीं, नेकेड आई से आपको थिकनिंग दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा? मिलियंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स पहुंच गए हैं पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज उस एरिया में। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लस ऑलमोस्ट सारे एब्जॉर्प्शन जो फूड का होता है, डाइजेस्टेड फूड का होता है, यहीं पे होता है। कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन सब यहीं पे होता है। क्योंकि इंटेस्टाइन अब यहाँ पे डैमेज हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो बॉडी कंडीशन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, डायरिया होना शुरू हो जाएगा। और समय के साथ अब देखेंगे कि ऐसे जानवर का भूख ठीक होता है, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, लेकिन वो सारे चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। खाता जरूर है लेकिन उसके बॉडी को जाता नहीं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसी चक्कर में खाता ही बहुत ज्यादा है। तो भूख बहुत अच्छा रहेगा उनका, प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मगर चूंकि एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इसलिए एक बेसिक न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन का कमी हो जाता है। जैसे जैसे प्रोटीन का कमी होगा बॉडी के अंदर, आप जानते हो एडिमा डेवलप हो जाएगा। सीधे सीधे कोरिलेशन है हाइपरप्रोटीन होने का और एडिमा डेवलपमेंट का। तो एनिमल में एडिमा भी होंगे। तो ये रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे आपके तो उसको अभी आप नोट कर लो, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, कोई क्वेरी होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 4:30 हो गया, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कम से कम ये पूरा हो जाए। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल साइंस। तो मैं बता रहा था आपको कैटल है, सीप है, गोट है, जो हमारे डोमेस्टिक ज्यादा कंसर्न है, तो हम लोग उसी की बातें करेंगे। तो इन कैटल में आप देखेंगे, मैंने आपसे बताया कि इसका जो सिम्टम आना शुरू होता है 2 से 6 साल के बाद ही आना शुरू होता है, यूजुअली आफ्टर काविंग। ये मैं आपको बता चुका। सिम्टम में और क्या आएगा? वेट लॉस होगा, मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, हेयर कोट रफनिंग होगा। बड़ा सिंपल है। यहाँ पे डायरिया का थोड़ा सा देख लो, इसकी डायरिया बिल्कुल थीन नहीं होता, जैसा कि पहले रिंडल पेस्ट में लोग पढ़ा करते थे, तो बहुत पतला डायरिया होता है, दूर तक ऐसे फेंका जाता है। तो बहुत थीन नहीं होते, बहुत थिक भी नहीं होता, नेचुरली एकदम खड़ा तो नहीं होगा लेकिन थीन भी नहीं होता। और इसके डायरिया में ब्लड डेब्रिज जैसे एपिथेलियल डेब्रिज ऐसा कुछ नहीं होता। और टेनसमस जो लिखा है उसका मतलब होता है पेट दर्द, पेट मरोड़ना, पेन भी नहीं होता, कोई कोलिक भी नहीं होता। फिर मैं आपसे कह रहा था कि प्रोटीन की कमी होगी। प्रोटीन की कमी जैसे होगा तो जो डिपेंडेंट पार्ट है यानी जो वेंट्रल एरिया है वहां पे एडिमा शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो मैंडिबुलर एरिया है, दो मैंडिबल्स के बीच का जो एरिया है वहां पे एडिमेटस शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बॉटल जॉ, और ये ऑब्जेक्टिव में आता है। और वेंट्रल एडिमा जैसे कि एब्डोमेन की तरफ, वहां पे आपको एडिमेटस दिखने लगेगा। और जब जानवर में ये सब चीज दिखने लगे तो समझ लीजिए कि अब फाइनल स्थिति आना है, या तो मरने जा रहा है या फिर ट्रीटमेंट अगर होगा या इम्यून सिस्टम जागेगा तो बचेगा। लेकिन ये सब होने का मतलब क्या, वो लास्ट स्टेज में जा रहा है, एडिमेटस हो रहा है। प्लस अब दो चीज यहाँ पे है, एडिमा जब बहुत ज्यादा होगा और इधर डायरिया भी हो रहा है, तो एडिमा में पानी जमा हो रहा है, डायरिया में से पानी निकल रहा है। तो अगर डायरिया बहुत ज्यादा होते रहे, एनिमल सर्वाइव हो जाए, तो समय के साथ साथ ये एडिमेटस कंडीशन दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि बॉडी का सारा पानी तो बाहर निकल गया, तो एडिमा धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। टेम्परेचर, एपेटाइट, ये सब एकदम नॉर्मल होता है, उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन समय के साथ साथ चूंकि मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, खाना मिल रहा है लेकिन पच नहीं रहा है, डायरिया हो रहा है,
तो कुल मिला के डिहाइड्रेशन होगा, एमेसिएशन होगा और समय के साथ बिल्कुल हाइड बाउंड कंडीशन हो जाएगा। सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां दिखेंगे, मसल्स नहीं दिखेंगे। इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो कैकेक्टिक एनिमल है, इसका जो एनस से जो निकल रहा है फिकल मटेरियल, उसको आप देखो गौर से, ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल पाइप स्टेम की तरह, पाइप की तरह। इसीलिए इसका जो फिकल जो मटेरियल पास आउट होने का तरीका है, उसको हम बोलते हैं पाइप स्टेम फिशेस। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत पतला नहीं है लेकिन बहुत थिक भी नहीं, ठीक है। इन कंपेरिजन टू रिंडरपेस्ट अगर हम लोग देखें तो एकदम पानी की तरह होता है, यहाँ एकदम पानी की तरह नहीं है और बिल्कुल पाइप स्टेम अपीयरेंस है, इसीलिए इसको फिकल मटेरियल को हम लोग पाइप स्टेम फिकल भी बोलते हैं। अब फाइनली जैसा मैं दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल हाइट बाउंड कंडीशन हो गया, मसल्स खत्म हो गया, बॉडी का ग्लूकोज रिजर्व खत्म हो गया, बॉडी का फैट रिजर्व खत्म, प्रोटीन रिजर्व खत्म हो गया, फैट रिजर्व खत्म हो गया। तो ऐसे बॉडी में टॉक्सीमिया भी शुरू हो जाएगा। बैक्टीरिया की वजह से टॉक्सिन नहीं बन रहे हैं, आप जानते हो जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो बहुत सारे कीटोन बॉडीज बनते हैं, तो कीटोसिस शुरू हो जाएगा। वो कीटोसिस खुद ही अपने आप में खतरनाक है एनिमल के लाइफ के लिए। तो अब इस कंडीशन में आएगा तो फाइनली मरने वाली स्थिति में पहुंच गया। अगर हम लोग दूसरे एनिमल्स का बात करें तो उसमें डायरिया इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि कैटल्स में दिखता है, प्लस सिस्टमिक इन्फेक्शन दिखेगा। मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा था, सारा कुछ लोकलाइज्ड है, लेकिन आज कुछ कभी कभी गोट शिप में ये देखा गया है तो उसके स्प्लीन, लीवर, किडनी, लंग्स, वहां भी इन्फेक्शन दिखता है। इवन कैटल में और कहीं पे बैक्टीरिया ठहरता नहीं, चेंजेस नहीं दिखते, लेकिन वो मैक्रोफेज के जो अंदर होता है तो मैक्रोफेज से सर्कुलेशन में आ जाता है, पूरी बॉडी में घूमता है, तभी तो इन विट्रो चला जाता है, यूट्रस को पास करता है। तो एकदम लोकलाइज इंटेस्टाइन में भी नहीं होता कैटल में, लेकिन उसका चेंजेस और जगह पे नहीं दिखते, वो मैक्रोफेज के थ्रू सर्कुलेशन में आएगा। प्रेग्नेंट में मैंने बताया कि यूट्रस को क्रॉस भी कर जाता है, तो पूरी जगह तो कैटल में भी है लेकिन चेंज नहीं है। कुछ शीप एंड गोट में कुछ केस ऐसे रिकॉर्डेड हैं कि अदर ऑर्गन्स, मतलब इंटेस्टाइन के अलावा जो अदर बॉडी ऑर्गन्स है वहां पे भी गैलोमेटस कंडीशन डेवलप कर देता है अदर देन इंटेस्टाइन। अब रिगार्डिंग लीजन्स हम लोग बात करेंगे, पर्टिकुलरली हिस्टोपैथोलॉजिकल लीजन्स। ये पीएम लीजन नहीं है, हिस्टोपैथोलॉजिकल लीजन्स है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो मेन चेंज है वो ग्लोमेटस इंटराइटिस का है। ये सब जान चुके हो अभी तक कि ग्लोमेटस होगा तो एपिथेलाइड होगा, मैक्रोफेजेज होंगे, जायंट सेल्स होंगे इंटेस्टाइन के मिकोसा में, सब मिकोसा में। इसीलिए टीबी के बाद हम लोग पैराट्यूबर प्रोसेस पढ़ते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोफेज के अंदर दिखेंगे। यहाँ पे एक चीज देखो कि सीप एंड गोट्स में जो थिकनिंग होता है इंटेस्टाइन का बहुत ज्यादा नहीं होता, इसके कंपेरिजन में कैटल कंपेरिजन में बहुत थोड़ा ही होता है। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि उसमें हो सकता है कैजिएशन हो जाए और कैल्सिफाइड नोड्यूल्स बन जाए। टीबी के केस में आपने देखा था कि नोडुलर ग्रेनुलोमा बना, यहाँ पे नोडुलर ग्रेनुलोमा नहीं है, सिर्फ ग्रेनुलोमा है। लेकिन सीप एंड गोट में ये चांसेस है, या उसके रीजनल जो एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स है जैसे मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स है या इलियक लिम्फ नोड्स है, वहां पे कैजिएशन और कैल्सिफाइड नोड्यूल्स हो सकता है इन सम केसेस इन सीप एंड गोट्स। इस डायग्राम में आप देखिए जो लेफ्ट साइड वाला जो है इंटेस्टाइनल विलाई, ये नॉर्मल है, इसका जो डायमीटर है इंटेस्टाइनल विलाई का ये नॉर्मल है। और जब कंडीशन किलोमीटर्स हो जाता है तब इसका देखो डायमीटर विलाई का कितना ज्यादा थिकनिंग हो गया, ठीक है ना, कितना ज्यादा। ये ब्लड सप्लाई है बीच वाला, ये एपिथेलियम है, तो आप इसकी थिकनेस देखिए और इसकी थिकनेस देखिए, तो इधर वाला नॉर्मल है लेफ्ट वाला, राइट वाला चेंज है, हाईली थिकेंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। ये डायग्राम बहुत क्लियर तो नहीं है लेकिन फिर भी एनफ है। ये जितने ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में, जितने ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं वो सब इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, मतलब मैक्रोफेजेज हैं, लिम्फोसाइट्स है, वो सब आके एग्रीगेट हो गया और इसी के वजह से वो थिकनिंग हो रहा है इंटेस्टाइन का। रिगार्डिंग मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी रेट बहुत कम होता है, इवन अबाउट 1%, और मॉर्बिडिटी ज्यादा है, ठीक है। एक बार सिम्टम आना शुरू हो जाता है तो फिर रुकता नहीं, जैसे मैं आपको कह रहा था कि एक बार बॉटल जब दिखने लगे तो समझ लो उसका मरना तय ही है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैं देख रहा हूँ कि आज हम लोग 43 को क्रॉस कर गए, 44 में पहुंच गए, टोटल पार्टिसिपेंट आज एक बढ़ गया है ये अच्छा है, उनको कहीं से नेट का सपोर्ट मिल रहा है, तो अब हम लोग अभी अबाउट 44 हो गए। अब रिगार्डिंग लीजन्स, पीएम लीजन्स आफ्टर पोस्टमार्टम, तो सबसे पहले क्या होगा, जो डेड बॉडी होगा वो थिन होगा, एमेसिएटेड होगा, जो लाइव में ही देख रहे थे, लाइव के समय में वो बिल्कुल कमजोर हो गया था, कैकेक्सिया हो गया था, हाइट बॉन्ड हो गया था। दूसरा आप देखोगे इडिमेटस होगा, बॉडी में बहुत जगह पानी का जमा मिलेगा आपको, इडिमेटस कंडीशन दिखेगा। फिर अब देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कोरुगेटेड होगा, रगे, उसको बोलते हैं रगे, आपने पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं रगे, थिक भी हो जाता है और उसमें कोरुगेशन भी हो जाता है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा
अभी मैं कह रहा था सारे चेंजेस कहाँ पे इलियम में है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा एडवांस होगा, ये लीजन धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी बढ़ेंगे और नीचे की तरफ भी बढ़ेंगे, यानी ये ड्यूडेनम की तरफ भी दिखने लगेगा और रेक्टम की तरफ भी दिखने लगेगा। तो समय के साथ पूरे इंटेस्टाइन में आपको इस तरह का कोरुगेशन, इस तरह के थिकनिंग दिखना शुरू हो जाएगा। और एक चीज दिखेगा डिस्क्रीट प्लेक्स। ये प्लेक्स क्या होते हैं? ये प्लेक्स डिपोजिशन है बेसिकली, एक्सुडेट्स मिक्स्ड विद बैक्टीरिया। जैसे दांत का एनिमल में देखते हैं ना, ब्रश वश नहीं होता है तो पीला जमा होने लगता है, उस तरीके से प्लेक्स होते हैं, छोटे छोटे जमा होना। तो इंटेस्टाइन में आप देखोगे छोटे छोटे स्टोन लाइक, पिबल्स लाइक, छोटे छोटे डिपोजिशन शुरू हो जाएगा इंटेस्टाइन में। और जो लिम्फ नोड्स है अराउंड द इंटेस्टाइन, जैसे मेसेंट्रिक है या इलेक लिम्फ नोड्स है, वो भी इनलार्ज जाएंगे और एडिमेटस हो जाएंगे, बड़ा नेचुरल है। अब इस फोटोग्राफ में देखिए, ये मतलब फ्रेश कार्कस का होगा जिसको खोल के देखा गया है उसका इंटेस्टाइन को। तो अब देखो बहुत ज्यादा ब्लड भी है, कहीं कई जगह फेकल मटेरियल भी दिख रहा है, लेकिन जो आपको बेसिकली देखना है इसका कोरुगेशन देखना है। इस कोरुगेशन को देखिए कितना ज्यादा कोरुगेटेड है इसका इंटेस्टाइन। इसमें देखो ये एक एस्कीमेटिक डायग्राम है बेसिकली, इसमें देखिए कोरुगेशन, इसी को रगे बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स कोरुगेशन कितना ज्यादा है, थिकनिंग 2 गुना से लेके 20 गुना तक हो सकता है। एक नॉर्मल इंटेस्टाइन से इसका जो थिकनिंग होता है 2 गुना से लेके 20 गुना तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा है, ये ऐसे ही को बोलते हैं प्लेक्स जो हमने लिखा था। और ये सारे कोरुगेशन है 2 to 20 टाइम्स थिकनिंग इन कैटल, पेनगोट के में नहीं, पेनगोट में बहुत माइल्ड थिकनिंग होता है, कैटल केस में बहुत ज्यादा थिकनिंग हो जाता है। ये भी वैसे ही डायग्राम है, इसमें प्लेक्स को बेसिकली दिखाना चाह रहा था मैं आपको। ये देखिए इस तरह के प्लेक्स, 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 ये सारे डिस्क्रीट प्लेक्स का डिपोजिशन होगा, छोटे छोटे पिबल्स लाइक डिपोजिशन। ये बेसिकली सीप एंड गोट से लिया हुआ है। इसमें आप देखोगे, टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है, मैं जल्दी नहीं खत्म कर रहा हूँ। ये नॉर्मल है और इसमें देखिए कोरुगेशन इतना ज्यादा नहीं है जैसे सीप एंड गोट में होता है, तो कोरुगेशन माइल्डली है, ऊपर वाला नॉर्मल है। इसमें देखिए लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग, जो लिम्फ नोड्स है मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, वो हाईली स्वेलन है, हाईली स्वेलन एंड एडिमेटस लिम्फ नोड दिख रहा है इसमें आपको। ये इंटेस्टाइन बाहर से भी दिखेगा आपको कोरुगेटेड, आप खोले नहीं है उसको, कट ओपन नहीं किए, उसके सिरोसल एरिया में ही देखिएगा तो सीधे सीधे आपको कोरुगेशंस दिखेंगे, हाईली कोरुगेटेड ऊपर से ही। डायग्नोसिस में जेडन स्टेनिंग जानते हैं आप, तो सैंपल कहाँ से लेंगे? फीकल मटेरियल लेंगे, ठीक है, या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। मैंने कहा कि बाद में वो डिसेंड करके रेक्टम तक पहुंच जाता है, तो आपको इलियम तक जाके सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, रेक्टम से भी स्वेबिंग कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। कल्चर करते हैं, ठीक है, कल्चर जैसा कि टीवी में मैंने बताया बहुत स्लो ग्रो करता है, उसके मीडिया अलग है, इसके मीडिया अलग है, एरोड्स एक योग मीडिया है या डिबोज मीडिया है। एक खास बात ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें माइकोबैक्टीरियम का जब तक नहीं देंगे